नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम में देखने वाला दिलचस्प वाला जो मुद्दा है वो ये है कि कुर्सी पर कौन। दरअसल एक बात यहां साफ है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 5 करोड़ 60 लाख मतदाता आज अपनी सरकार का चयन करने वाले हैं और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि महिला मतदाताओं पर फोकस रहा है और महिला मतदाताओं पर फोकस रहने का कारण है कि 2 करोड़ 71 लाख महिला मतदाता। साथ ही फोकस रहा है कि मध्य प्रदेश में पहली बार वोट डालने वाले 18 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं और उन युवाओं पर भी फोकस किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान का जो सिलसिला शुरू हुआ है, शुरुआत में कई स्थानों पर देखा, कई केंद्रों पर लंबी कतारें सुबह सुबह से ही लग गई हैं। कहीं चूंकि मौसम का असर है तो कहीं धीमा मतदान चल रहा है, लेकिन ये मतदान का असर, मतदान का जो रुझान जो आ रहा है इसमें कि कई जगह मतदाताओं में रुझान है और वो बड़े जोर शोर के साथ, उत्साह के साथ मतदान के लिए जा रहे हैं। कौन सी बातें हैं जिन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से मुद्दे हैं, और घोषणा पत्र की बात करें कि कांग्रेस का वचन पत्र आया और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया। 27 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी की थी 39 प्रत्याशियों की। ये जो चीज देखी गई कि इसमें वो प्रत्याशी रहे, फिर उसके बाद में कांग्रेस ने कहा था कि हम पहले सूची जारी करेंगे, लेकिन सर्वे के आधार पर फिर सूची जारी हुई। तब से लेके आज तक कौन कौन सी बातें हुई हैं और उन बातों का मतदाताओं के मन पर क्या असर पड़ा है, क्या वास्तव में मतदाता किसी राजनीतिक दल की किसी बात से प्रभावित हुए हैं और उस प्रभाव से मतदान होने वाला है, ये तमाम विषय हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी। नितिन दुबे जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयराम तिवारी जी। जयराम तिवारी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक आर के शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शुक्ला जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा नितिन दुबे जी आपसे कि वो कौन सी बातें हैं कांग्रेस की जो आपको लगता है कि मतदाता के मन पर जिन बातों ने प्रभाव डाला है। क्या आपके वचन से, कमलनाथ ने जो वचन दिए थे 11 वचन, उनसे मतदाता प्रभावित हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं? सूरज जी, आप बेहतर इस बात को जानते हैं कि 2018 में भी कांग्रेस की सरकार थी जी और 2018 में भी मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने माननीय कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा जताया, उनके वचनों के ऊपर भरोसा जताया और जो वादे उन्होंने जनता से किए थे जी उस पर भरोसा जताया। लेकिन खरीद फरोख्त के कारण वो सरकार गिरी। जी तो सरकार गिरने से जो है कांग्रेसी नाखुश नहीं है, हाँ जनता नाखुश है। कांग्रेसी नाराज नहीं है, जनता नाराज है। और उस नाराजगी का बदला ये रहेगा कि और भी अधिक वोटों से और सीटों से मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार आना है। और आप देख रहे होंगे कि जगह जगह कांग्रेस का जिस तरह माहौल बना है, आप कहीं भी चले जाएं, बुंदेलखंड की बात करें, मालवा की बात करें, जी निमाड़ की बात करें, जी बुंदेलखंड में जो है 18 साल में इन्होंने त्राही त्राही पानी के लिए मचा दी, जो मूलभूत सुविधा है। हाँ केंद्र भी कुछ नहीं कर पाई। तो जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, जी उनके भ्रष्टाचार, उनके घोटाले और उनके जो साथी हैं मंत्रिमंडल में, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर जो बातें आ रही हैं, हाँ और हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे ने जिस तरह करोड़ों रुपए मांगे हैं चुनाव में खर्च करने के लिए, जी ये सब चीजें जनता के सामने आ चुकी हैं। शिवराज जी के ऊपर दर्जनों सैकड़ों मामले दर्ज हैं भ्रष्टाचार के। हाँ तो आप देखेंगे कि जनता खुद परिवर्तन करेगी। जनता का परिवर्तन का मूड है जी और कांग्रेस की मेहनत, ये जी दोनों चीजें मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे हाँ और बहुत ज्यादा सीटों से जी सरकार बनेगी। सूरज जी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और वो पिछले बार से ज़्यादा सीटें लेकर के इस बार आएंगे और ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिलने वाले हैं। इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कांग्रेस और नितिन दुबे जी आश्वस्त हैं। लेकिन जयराम तिवारी जी, कहा अभी शिवराज सिंह चौहान का सुबह सुबह जो बयान आया, उन्होंने कहा कि बहनें हमारे साथ हैं, महिला मतदाताओं पर फोकस किया गया है। कितने सफल हो पाए हैं बहनों को अपनी ओर आकर्षित करने में? सभी को नमस्कार। जी लोकतंत्र के इस महापर्व पर आज आम जनमानस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग कर रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी की विकास की जी सरकार ने लगातार जनता के बीच जाकर
सार्वजनिक रूप से हर स्तर पर ये प्रयास किया है जी। कि सामान्य जनमानस का जीवन स्तर जी। ऊंचाइयों पर जाए, जी। सभी को सुविधाएं मिले, हाँ। सभी को विकास का लाभ मिले, जी। सभी को योजनाओं का लाभ मिले, जी। चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे संबल योजना हो, जी। चाहे जिस पर हर वर्ग को, हाँ। चाहे उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, हर स्तर को, चाहे जी। महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाओं को लाडली बहना योजना, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना, जी। और साथ में युवाओं के लिए, और जैसे बच्चों के लिए स्कूटी, लाडली बहना, हर स्तर पर बच्ची पैदा होती है उसकी से लेकर उसकी शिक्षा से लेकर उसके पढ़ाई की चिंता से लेकर उसके ब्याह की चिंता से लेकर, और साथ में हर बहन को 10,000 रुपए प्रति महीने आय का लक्ष्य रखने वाली, ऐसी सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस, और जब ये कांग्रेस पहले पिछले 15 महीने की सरकार थी, क्या किया इन्होंने? सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चलाया, सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चलाया, और इस तरह से भ्रष्टाचार जो है जो चरम सीमा पर लेकर गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इन्होंने सत्ता में अपमानित करने का प्रयास किया। उन्होंने एक निर्णय लिया, और निर्णय लेकर जब जनता के बीच गए और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, अब ये बार बार कहेंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इनके कहने से जनता थोड़ी बरगलाएगी। जनता अपना निर्णय ले रही है, और आने वाले समय में पुनः जनता निर्णय लेगी, और भारतीय जनता पार्टी की 150 सीटें आएंगी, और फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, कमल खिलेगा, और कमलनाथ जी के झूठे वादे और करप्शन नाथ और बंटाधार जी और ये जो कपड़ा और कुर्ता फाड़ राजनीति आपस में कर रहे हैं, ये दोनों जन आपस में जो इस तरह की देश के युवाओं को और देश की जनता, प्रदेश की जनता को भड़काने का और जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, ये सफल नहीं होगा। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। आर.के. शुक्ला जी, आपके पास आ रहा हूँ। कई बार बात हुई, कई गाहे बगाहे इस बात को लेकर चर्चा रही है कि इस बार का मतदाता मौन है। हालांकि मतदाता मौन नहीं रहा है, बहुत मुखर रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में जहां जनता बोलती नहीं थी, इस बार जनता ने खुल के अपनी बात रखी है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने हो, सोशल मीडिया पर हो, या प्रिंट मीडिया में भी ऐसी बातें आई हैं कि सर्वे हुए हैं, सर्वे में लोगों ने बात रखी है और खुल के बात की है। मतदाता का मौन या मतदाता का मुखर होना चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकता है? सर, प्रथम तो मैं अपनी डिबेट शुरू करने के पहले मध्य प्रदेश के समस्त मतदाताओं से अपील करूंगा कि वो वोट करने जरूर जाएं। जी बिल्कुल। इसके बाद विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों से जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। अब अपन आते हैं मुद्दे पर जी, कि इस विधानसभा चुनाव में है ना, मतदाता अगर वोटिंग करने जा रहा है तो उसके सामने किस प्रकार के मुख्य मुद्दे हैं, तो मैं इनको 3 से 4 वर्गों में विभाजित करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। एक जो हमारी प्रदेश की आधी आबादी महिला आबादी है, वो निश्चित किसी न किसी तरह लाडली बहना योजना से प्रभावित होकर वोटिंग करेगी। ठीक है। दूसरे जो हमारे वृद्धजन हैं, है ना, उनके लिए भी पूर्व से ही इस सरकार के पहले से भी कुछ सामाजिक पेंशन योजना चल रही थी, उनके दिमाग में कहीं न कहीं वो बात रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है वो है हमारे युवा वर्ग का, कि वो वोटिंग करने जाए तो वो किस मुद्दे को लेके वोटिंग करे। क्या हमारे प्रदेश में रोजगार हैं या मिले हैं या आने की संभावना है। और तीसरा जो चौथी प्रकार का मतदाता है, जिसको मिडिल क्लास मतदाता बोलते हैं, उसके सामने सबसे बड़ा एक प्रश्न खड़ा हुआ है महंगाई का, कि वो महंगाई से कैसे पार पाए। मतलब पूरा प्रदेश अगर हम देखें तो 2 भागों में बटा हुआ है। एक वो मतदाता हैं जो कहीं न कहीं लाभान्वित हो रहे हैं सरकारी स्कीमों से, वो जन कल्याणकारी स्कीमें हों या रेवड़ियाँ हों, वो अलग अलग परसेप्शन की बात है। अब आधा वर्ग बढ़ चुका है जन कल्याणकारी नीतियों की तरफ, और आधा वर्ग परेशान है, जिसमें एक हमारा सबसे प्रमुख वर्ग है जो हो सकता है पहली बार वोटिंग करने जा रहे हों, वो युवा वर्ग। उसके दिमाग में कहीं न कहीं बेरोजगारी है, जो इस प्रदेश का अहम मुद्दा होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों ही पार्टियों ने इस मुद्दे पे ज्यादा फोकस किया हो। दूसरा मुद्दा है महंगाई का। महंगाई भी निश्चित रूप से बढ़ी हुई है ना। महंगाई को हम खुदरा महंगाई से नहीं ले रहे हैं कि आप आलू टमाटर सब्जियों के भाव देखें, इससे नहीं है। जो हमारे एक जीवन यापन करने के लिए जो मुख्य वस्तुएं होती हैं, मेरा उसकी तरफ ध्यान है। तो प्रदेश की जनता वोटिंग करने से पहले इन अहम मुद्दों पर निश्चित रूप से प्रकाश डालेगी। रहा सवाल पार्टियों की दावा करने का, तो स्वाभाविक है कि जो
एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी जनता के बीच में गए हैं वो अपनी अपनी वजह सुनिश्चित करना चाहते हैं। हाँ। बीजेपी वाले भी करना चाहते हैं, कांग्रेस वाले भी करना चाहते हैं। हाँ। और वैधानिक रूप से जो उनका अधिकार है, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है जनता जनार्दन के सामने। जी। अब निर्णय की घड़ी है। हाँ। जनता आज क्या निर्णय लेती है, बिल्कुल। ये नतीजा तो आप हमारे सामने 3 तारीख को ही आएगा। बिल्कुल सही कहा लेकिन आपने। निश्चित रूप से जी। मुझे लगता है कि स्पष्ट बहुमत की ओर कोई पार्टी शायद हो। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि ये एक स्थिति हो सकती है कि जैसा आप बता रहे हैं शुक्ला जी कि हंग असेंबली का निर्माण भी हो सकता है और वहाँ फिर उस स्थिति में अन्य दलों के और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, किंग मेकर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नितिन दुबे जी, जैसा आपने कहा कि आपके ज़्यादा प्रत्याशी आएंगे, ज़्यादा वोट मिलेगी, वहीं जयराम तिवारी जी जो कह रहे हैं कि 15 महीने में मंत्रालय जो है विंध्याचल भवन जो है वह दलालों का अड्डा बन गया था, 15 महीने भ्रष्टाचार हुआ, महिलाओं की नहीं सुनी गई। तो ये जो चीज़ें, ये आरोप लगते रहे पहले से भी, पूरे चुनाव के दौरान ये बातें सामने आती रही हैं। यहाँ एक बात है कि कांग्रेस के द्वारा भी एक आरोप पत्र प्रकाशित किया गया जिसमें घोटालों की बात कही गई, लगभग 226 या 256 घोटालों का उसमें जिक्र किया गया है। तो ये तमाम बातें आरोपों की कि हाँ हम सही हैं, सामने वाले गलत हैं, इन बातों की बजाय कभी जनता की बात कांग्रेस की ओर से क्या की गई है? देखिए, जन्म से हाँ जब भाजपा शिशु थी जी। तभी से उनका टारगेट जी। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता थे। सबसे बड़ी बात कि ये धर्म को लेकर जिस तरह आरोप लगाते हैं हाँ कि ये व्यक्ति अधर्मी है, जी। ये व्यक्ति देशद्रोही है, हाँ ये सर्टिफिकेट बांटने का काम शुरू से कर रहे हैं। जब इनकी 2 सीट थी तब, और तब ये सेव परमल ग्राउंड में बैठ के खाते थे, झंडे लगाते थे, तब भी यही हाल थी। जी। तो आज जब इनकी इतनी सीटें हैं, पूर्ण बहुमत में केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में, जी। तब भी हालात इनके ऐसे ही हैं। हाँ इसका मतलब ये है कि बगैर झूठे आरोप लगाए, हाँ बगैर प्रोपोगंडा खड़े जी, किए जी। भारतीय जनता पार्टी एक कदम भी नहीं चल सकती। ठीक है। जहाँ तक शिवराज जी के ऊपर लगे आरोप पत्र की बात है, हाँ तो एक एक आरोप सही है। हाँ व्यापम का आरोप मामला क्या सही नहीं है? ठीक है। ई टेंडरिंग क्या सही नहीं है? हाँ और अभी चुनाव से 10 दिन पहले की बात मैं आपको बताता हूँ हाँ कि बुधनी की ट्राइडेंट कंपनी, हाँ। जिसे मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र में लगाने के लिए जमीन दी थी, हाँ वहां जमीन तो अधिकृत की गई, हाँ। उन युवाओं को रोजगार नहीं मिला, उन युवाओं को लेबर क्लास में रखा गया। लेकिन नितिन जी, और बड़े पदों पर जो मेरा एक बाहर सवाल के है। लोग हैं। नितिन जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी। ये जो व्यापम घोटाले की आपने बात कही, टेंडरिंग घोटाले की आपने बात कही, ये 2018 से पहले के हैं। जब आपकी सरकार थी तो इन दोनों मामलों पर कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? देखिए, व्यापम घोटाला सीबीआई के पास है, हाँ उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ ई टेंडरिंग मामले में कमलनाथ जी की जब सरकार थी तब भी इस मामले को उठाया गया हाँ और मामला दर्ज है। लेकिन जब केंद्र में आपकी सरकार है जी। और प्रदेश में आपकी सरकार है, हाँ। तो प्रशासन पे आपका दबाव होता है। अब आप इस समय देख रहे हैं ना कि किस तरह छापेमारी चल रही है। जी। जो नेता कांग्रेस का आगे दिखे, बढ़ते दिखे, हाँ। उसके पास बहुमत दिखे, हाँ। उसके यहाँ छापा मार दो। ये तोते बना चुके हैं देश की एजेंसियों को। अच्छा। और खुद के भ्रष्टाचार की खबर नहीं। हाँ जो जिनके पास जो है हाफ पैंट और हाफ निकर, वो क्या बोलते हैं उसको, पहन के घूमते थे, वो एप्पल के मोबाइल से एसी के कमरे में बैठे हैं, वो संगी। हाँ। आज देख के आइए उनको। हाँ। आप ये कहने की बात नहीं, आप देखिए हाँ। एप्पल का मोबाइल रखता है एक संघ का, जो शादी नहीं करता है, जो देश की सेवा का वचन देता है, वो एयर कंडीशनर में बैठ के एप्पल के मोबाइल रख के, हाँ। और बहुत तमाम विलासितापूर्ण जीवन ये लोग जी रहे हैं। हाँ। इन्होंने अपने परिवारों को बना दिया है। हाँ। इन्होंने अपने रिश्तेदारों को बना दिया है। ठीक है। इन्होंने अपने जो शागिर्द थे, जो उनकी जिंदाबाद करते थे, चाहे गुंडे हों, बदमाश हों, उनको सबको एस्टेब्लिश करके उन्होंने एक नंबर का आदमी बना दिया है। ठीक है, वापस तो आता हूँ। भारतीय वापस जनता आता पार्टी हूँ। की मैं इस समय कथनी और दर्शकों को बताना करनी में चाहूंगा, बहुत अंतर है पाठक आ जी। रहा हूँ तिवारी, आपके दुबे जी आपके पास वापस आऊंगा। इससे पहले कि हम जयराम तिवारी जी का वक्तव्य लें, लेकिन दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश की जनता से क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है। 64,626 मतदान केंद्रों पे मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और सभी जगह मतदान के पुख्ता इंतजाम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अभी मतदान कर निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश की जनता को? मैं मध्य प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग, जितने हमारे मतदाता साथी हैं, वो स्वयं भी वोट करें, औरों को भी प्रेरित करें कि वो मतदान केंद्र पर जाएं और वोट करें। संवेदनशील बूथों पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? संवेदनशील मतदान केंद्रों पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, सेंट्रल फोर्सेज लगाई गई हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, लाइव वेब स्ट्रीमिंग हो रही है उसकी,
तो तमाम व्यवस्थाएं हैं जिसके माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो। इस बार जो फीस मतलब रेट बढ़ेगा क्या मतदान के? हम लोगों ने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है, लोगों को जागरूक किया है, लोगों को प्रेरित किया है और अभी आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि सभी लोग वोट करें। तो मुझे उम्मीद है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर होगा। आश्वस्त हैं अधिकारी भी कि पिछले चुनाव की अपेक्षा में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। यही एक वजह है कि जैसे इससे पहले कई बार ओपिनियन पोल जरूर आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल में सबसे बड़ी भूमिका होती है कि मतदान का प्रतिशत क्या रहा है। और यही बात हम 30 नवंबर को देश न्यूज़ पर दिखाएंगे कि देश न्यूज़ का एग्जिट पोल क्या है जब आंकड़े सब सारे सामने आ जाएंगे। तिवारी जी, जयराम तिवारी जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। अभी जो बात कही नितिन दुबे जी ने कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार की बात कही, व्यापम घोटाले की बात कही, ई टेंडरिंग घोटाले की बात कही और ये कहा कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो फिर वरद हस्त रहा है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों पर अंकुश नहीं रहा है। तो ये कारण रहा है कि वो कांग्रेस अपने कार्यकाल में कार्रवाई नहीं कर पाई जब 15 महीने की सरकार रही है वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अभी जो कहा कि परिवार को वर्ण बना दिया, परिवार को बढ़ा दिया और अपने उनके जो शागिर्द थे उनकी ज़िंदगी बन गई, उनकी लाइफ बन गई, उनके परिवार की लाइफ बन गई, इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर क्यों लगते हैं? दुबे जी ने जो सब बातें कही मैंने सुनी है जी परंतु दुबे जी को इस बात का ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है जी कि जिस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ऊपर ये आरोप लगाते हैं जी इनको शर्म आनी चाहिए। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर काम करने वाला संगठन जो हमेशा देश हित में सोचता है। हाँ। देश कई असंख्य कार्यकर्ता देश जब कोविड की महामारी हो या किसी भी तरह की कोई स्थिति हो तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे कार्यकर्ता अनुशासन में जनता के बीच जाकर उनको सहयोग करने का काम करते हैं। देश में देशभक्ति जागरण का काम करते हैं, आपदा के समय में प्रबंधन का काम करते हैं, परंतु इनको ये शर्म नहीं आती, उनको ऊपर आरोप लगाते हैं, आईफोन रखते हैं, ये करते हैं। इस तरह की बातें बिल्कुल अनर्गल बातें करने का ये एक तो तरीका ठीक नहीं है। दूसरा, जहाँ तक बात है आरोप प्रत्यारोप की, तो करप्शन नाथ और बंटाधार ने प्रदेश आज जब हमारी सरकार नहीं थी उसके पहले की तुलना कीजिए, आप स्वयं कीजिए, क्या सड़क थी, क्या बिजली थी, क्या पानी था। आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंटों को ये समझ में आता था कि वो लाइट कब चली जाए समझ में आती थी, गड्ढा है या सड़क है यही समझ में नहीं आता था। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो जब से देश में कांग्रेस की सरकार रही है, इनके खुद के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा, आज का तो गिना दो कुछ, आज का गिनाओ ना कुछ। आज का भी बता अरे देता सनातन आदिकाल की बातें करते, आप तो संघ का मंदिर बनवा के भागवत जी को जो है राम मंदिर बन रहा है जिसको आपने कहा ये काल्पनिक है, वो राम मंदिर कहाँ का काल्पनिक? राम हमारे आराध्य है, किसने कहा काल्पनिक? गवर्नमेंट के अरे आप तो कुछ भी प्रोपोगंडा खड़ा कर दोगे साहब जनता में। और इस तरह की बातें आप किसने कहा? राम हमारे हैं, हमारे आराध्य है राम। आज अरे साहब आज क्या तो आप कहने पे आज आ रहे हैं मंदिर। आज आपके जो शीर्ष नेतृत्व वाले कभी वो टोपी पहनते, कभी तिलक लगाते, कभी मंदिर जाते, कभी मस्जिद जाते, जनता सब देख रही है सामने कि अवसरवादी अवसर के आधार पर आप इस तरह की बातें करेंगे। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं और करने करके दिखाएंगे। के अलावा सब जनता 2014 से लेकर आज तक और उसके पहले 20 साल से हम यहाँ सरकार चला रहे हैं, आगे भी चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। जनता जवाब दे रही ना आपको, बार बार हमें जवाब देने की क्या जरूरत है? आप खुद देखिए, आपके कार्यकर्ता रिवॉल्वर के साथ पकड़ा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, आपके यहाँ से शराब पकड़ा रही, अभी कल ही आपके यहाँ से साड़ियाँ बटने आई वो पकड़ी गई। आप ना देश का सम्मान करते हैं, ना संविधान का सम्मान करते हैं, ना लोगों का सम्मान करते हैं, केवल भ्रमित करते हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता, सभी लोग जनता के बीच जनता की सेवा और जनता के हित की ही बात करते हैं, ना कि एक दूसरे के कुर्ते फाड़ने का काम करते हैं। दिग्विजय सिंह कमलनाथ को गिराएंगे, कमलनाथ दिग्विजय सिंह को ऊपर आरोप लगाएंगे। आज शिवराज जी के दिल पे हाथ रख के पूछिए कि वो कितने परेशान है।
आप उनके नहीं, आंसू नहीं। पोंछी है जिसने आपकी सत्ता चलाई और भ्रष्टाचार करके आपकी पार्टी को पाला शिवराज मध्य सिंह प्रदेश में। चौहान से आप उनके ज्यादा दिल पे हाथ रखिए अच्छा कि आज 3 मुख्यमंत्री मध्य केंद्रीय मंत्री प्रदेश और में 4 सांसद आज तक नहीं टोटल रहा। भेज दिए बहनों हैं। के चहेते तो हैं, वो विचलित है कार्यकर्ताओं के खुद ही। लाडले हैं, आप सबके बीच नरेंद्र जाकर तोमर बात के मुद्दे करते, पर बात सबकी कीजिए, सुनते उसके हैं। बेटे के पास करोड़ों रुपए पकड़ेगा, सरल इस मुद्दे पे स्वभाव बात है, कीजिए इसलिए ना आप। आप एक तो इस तरह की बातें जो है आप फैलाने का अरे प्रयास किस नहीं तरह की कीजिए। करें तो क्या? जनता आप लोगों के अरे भाई जब आप बहकावे में नहीं भ्रष्टाचार आने कर रहे वाली। हैं मैं तो इस और बात किस को तरह की विश्वास बात के साथ करें? कह इसी देना तरह की चाहता हूं। बात होगी। चलिए ठीक है, जनता दुबे जी आपके पास भी वापस आता और हूँ। मैं जी, एक बात और कहना चाहता हूँ। जी, मैं एक तिवारी बात जी। और कहना चाहता हूँ। मुझे जल्द ही कहीं जाना है, तो मैं ठीक है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और ठीक है, क्षमा ठीक है। चाहते हुए, ठीक है तिवारी इसलिए मैं और जनता इनको जवाब देगी हाँ, कांग्रेस। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद, अभी ठीक धन्यवाद, है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है तिवारी जी। जी, लेकिन जी, शुक्ला जी, नमस्कार। यहाँ एक बात जरूर ये सामने जो आ रही है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप की बात हुई, यहाँ बात हुई कि कौन गलत है कौन सही है, ये बात अलहदा है। लेकिन यहाँ एक मुख्य बात जो सामने है कि क्या वास्तव में, जैसे आपने भी मतदाताओं को अलग अलग वर्गीकरण किया, महिला मतदाता, युवा मतदाता और कामगार मतदाता, ये सारी चीज़ें हैं। 2003 का जो चुनाव हुआ था उसमें हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी। आपको क्या लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण है? सर, यदि सिर्फ हम नौकरशाही पे बात करें हाँ, तो प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं वो तो वर्तमान सरकार से कहीं न कहीं खपा है, हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक, लेकिन उनका एक प्रतिशत लिमिटेड है और 2003 में और 2023 में 20 साल का अंतर आ गया। जी, उस समय सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रभाव नहीं था, हाँ, क्षेत्रों में भी विकास की कमी थी, ये स्वीकार करना पड़ेगी, हाँ, है ना। लाइट नहीं थी, हाँ। रोड नहीं थे, जो मूलभूत सुविधाएं उनका अभाव था 2003 में। हाँ, तो उस समय जो सरकारी वर्ग होता है वो कुछ हद तक वोटिंग को प्रभावित कर सकता था। ठीक, आज की तारीख में ये कोई भी पार्टी दावा करे कि साहब जे उनके साथ हैं, जे हमारे साथ हैं, इससे मतदाता पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये टोटल मीडिया का समय है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। दिल्ली में क्या हो रहा है उसे तुरंत जानकारी मिल रही है, स्टूडियो में क्या हो रहा है जिसकी भी उसको जानकारी मिल रही है। हाँ। तो अब शासकीय कर्मचारी चुनाव को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते। ठीक। उनका जो अपना वोटिंग प्रतिशत है वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है, हाँ। लेकिन वो जनमानस को तो प्रभावित नहीं कर सकते। ठीक है। जैसा आपने कहा कि शासकीय वर्ग जो है जनमानस को प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी अपनी एक भूमिका, जैसा आपने कहा कि 2003 में भूमिका थी। अब ज़माना अलग है, सोशल मीडिया, सारी दुनिया लोगों की मुट्ठी में है, उनके हथेली पर सारी दुनिया रखी हुई है। लेकिन नितिन दुबे जी, यहाँ एक सवाल ये ज़रूर बनता है कि क्या वास्तव में ये जो सारा प्रचार प्रसार का जो चीज़ें रही हैं, क्योंकि जैसा देखा इस चुनाव के दौरान हमने देखा कि भोपाल उत्तर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील, उनके लड़ाई का एक वीडियो सामने आया, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो सामने आया, और उसके बाद में कनाडा का एक वीडियो सामने आया। ऐसे बहुत सारे वीडियो यहाँ देखा बुधनी विधानसभा में जो मिर्ची बाबा हैं वैराग्यानंद, वो सपा के प्रत्याशी हैं, वो साड़ी मारते हुए उनका एक वीडियो है, वो इंदौर के कई वीडियो हैं, महाकौशल के कुछ वीडियो सामने आए। तो ये आपको लगता है कि ये प्रचार का हिस्सा रहे हैं? देखिए, ये प्रचार का हिस्सा नहीं, ये एक्सपोज करने का तरीका है। आप देखिए कि आज जो नरेंद्र तोमर जी कह रहे थे कि सरकार बनेगी और उनके बेटे ने नोट इतने इकट्ठे किए थे कि मेरे पापा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं मध्य प्रदेश के, हाँ, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भ्रष्टाचार पे तो लगाम कसी है, हाँ। लगी है। अगर शायद ये नहीं होता हाँ। तो ये लोग और तांडव मचाते। अच्छा, आप देखिए कि कितने खुलासे हुए हैं, जी, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं इसमें। हाँ, अब आप बात करें कि साहब किसी नेता ने ये कह दिया कि कपड़े फाड़ो, तो ये एक हास प्रयास का मुद्दा था हाँ, जिसपे किसी ने वीडियो बना लिया। हाँ, वो तो कह देते हैं टालने के लिए। आपने कमलनाथ जी का भी बयान सुना था, उन्होंने कहा कि मेरे पास लोग आए तो मैंने यूं ही कह दिया। जी, अगर उस मामले में कुछ गंभीरता होती, क्योंकि हाँ। वो 40 साल पुराने दोस्त हैं, हाँ, और एक कहने पे हम ही अंदाजा लगा लें कि यहाँ जी। खटास चल रही है, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि हम सही निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, ठीक है, क्योंकि दो दोस्तों में हाँ। ऐसी बातें होती रहती हैं। सही है, और ओरिजिनल बात यह है कि अभी आप देखेंगे, शाम रात में ही मैं देख रहा था, कल भी मैं देख रहा था जी, कि कहीं साड़ियाँ पकड़ा रही हैं, हाँ, कहीं जो है बांटने के लिए राशन पकड़ा रहा है, जी, कहीं शराब पकड़ा रही है। हाँ, तो ये स्थिति है। ये जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, इसने चुनाव से हाँ। 4 महीने पहले हाँ। ऐसा नेटवर्क तैयार कर दिया था जी। कि कौन शराब बांटेगा, हाँ। कौन साड़ी बांटेगा, हाँ। कौन चुनाव आयोग की नज़र से छुपेगा, जी, और जो इनके बदमाश
और गुंडे किस्म के लोग थे, हाँ। इन्होंने उनको सबको सक्रिय कर दिया है। आप देखेंगे दतिया में ये स्थिति है हाँ। कि कई ऑडियो वीडियो हमने देखे हैं प्रदेश के गृह मंत्री के, हाँ। कि लोग कहते हैं कि दादा लाइसेंस चाहिए कल रिवाल्वर का, हाँ। तो नरोत्तम मिश्रा क्या कहते हैं गाली बककर, हाँ। ये भी हमने सुना है जी। तो ऐसे जो लोग, आप देखिए दतिया की स्थिति, हाँ। वहां एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नरोत्तम मिश्रा सुसंस्कृत, भाजपा जिस तरह मंचों पे बात करती है जी। उस परिवेश के नेता हैं। हाँ। कोई नहीं कह सकता। ठीक। आप देखिए कि भूपेंद्र सिंह, हाँ। उनके प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है। जी। गोपाल भार्गव, उनके बेटे अभिषेक कह रहे हैं कि मेरे पापा आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, हाँ। आप जो है ये मुख्यमंत्री का समय है, हाँ। बहुत ज्यादा मतों से हमें जिताना है। जी। तो ये जो बात परिवारवाद की करते हैं, हाँ। तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये बात भ्रष्टाचार की करते हैं जी। तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। जी। ये बात करते हैं गुंडागर्दी की, हाँ। तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता बुधनी पार्टी आगे में है। हाँ। अभी परसों की घटना है जी। कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय हाँ। और सीहोर जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, हाँ। ये लोग जो है कैंपेन करते करते गांव में हाँ। इन्होंने व्यवस्था की कि यहाँ हमें रात्रि विश्राम करना है। हाँ। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है, हाँ। अद्भुत बात, जी। जिसपे मैं भी भरोसा नहीं कर पाया बगैर वीडियो देखे। हाँ। लोगों ने उस गांव से कार्तिकेय हाँ। और उस जिला अध्यक्ष को खदेड़ दिया और जय कमलनाथ के नारे लगे। हाँ। तो ये परिवर्तन मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जी। जिस व्यक्ति ने 18 साल तक मध्य प्रदेश पे शासन किया, आज उसके बेटे को गांव से भगाया जा रहा है, तो ये क्या संकेत है? और इसका राजनीतिक समीक्षक और आप भली भांति विश्लेषण कर बिल्कुल पाएंगे। सही कहा आपने। ये जो चीजें हैं इन पे इनका विश्लेषण और समीक्षा की आवश्यकता तो है, लेकिन इससे पहले कि आर के शुक्ला जी से मैं इसकी समीक्षा या इस पूरे प्रकरण की जो बात है इस पर अंतिम प्रतिक्रिया के लिए कहूं, हम सुनते हैं कि जनता की राय क्या है, जनता क्या चाहती है, और जनता से जब देश न्यूज ने बात की है तो मतदान को लेकर जनता का क्या रुझान है। नमस्कार, मैं हूं निशा, आप देख रहे हैं देश न्यूज। जी हां, आज है 17 नवंबर, मतदान का दिन, जिसका जनता को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आ गया है। आज जनता अपनी सरकार चुनेगी कि आने वाले 5 साल में किसकी होगी मध्य प्रदेश में सरकार, कमलनाथ या फिर खिलेगा कमल। आइए जानते हैं जनता से। अभी हमारे साथ एक युवा साथी जुड़ गए हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पुणे में जॉब करता हूँ, मैं स्पेशली पुणे से छुट्टी लेके आया हूँ वोट करने के लिए। तो अभी आपने क्या सोच के फर्स्ट टाइम वोट दिया? मतलब बहुत एक्साइटमेंट रहता है युवाओं के अंदर, और आज मतदान का दिन है, तो आपने क्या सोच के वोट किया, और आप युवाओं को क्या बोलेंगे, और खासकर उन लोगों को जो पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी मैम, ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट देना, और मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जिस भी विधानसभा से या लोकसभा से कहीं से भी आपको वोट डालने का मौका मिलता है, तो कृपया आप आए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके वोट करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करें। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वोट करें और हमारे लीडर्स हम खुद ही चुनें। सर, आपका नाम बताइए। भगवान सिंह। आपने वोट दे दिया? दे दिया। तो आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? टक्कर कड़ी है। जी बिल्कुल। बाकी जो विकास करेगा उसका डमरू बाजेगा। जी, तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि लोग सुबह से आ रहे हैं वोट डालने, आपने भी वोट डाल दिया है, तो यहाँ पे मतलब भीड़ ज्यादा दिख नहीं रही है, तो ऐसा क्यों? बढ़ेगी 10 बजे के बाद में लोग न लाने का समय है। अच्छा। और अभी महिलाएं बेचारी बहन बेटियां जो काम काज में लगी हैं, बिल्कुल। सब 10 बजे के बाद खूब अच्छी वोटिंग होगी। जी बिल्कुल। उत्साह है, तो वोटिंग के प्रति लोग बागों में उत्साह है, और ये तो जो है राष्ट्रीय पर्व है, सब जागरूक है जनता, और वोटिंग बहुत अच्छी रहेगी। जी, आपने वोट दे दिया, तो आप अभी जनता को क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा संख्या में निर्भीक होकर वोट करें। बिल्कुल। और किसी बहकावे में या किसी दबाव में या किसी लालच में ना आए, और इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में लें, और अधिक से अधिक संख्या में भाई लोग निकल के वोटिंग करें। सर, आपका नाम? अभिनव साठे। सर, आपने वोट डाल दिया? जी, मैंने वोट डाल दिया। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो वोट डाल रहे हैं लोग, तो आप हमारी जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा मत, हमारा एक अधिकार है, और हम इसको एक ड्यूटी माने, और जैसे हमने दिवाली पर्व मनाए, इसको भी एक पर्व जैसा, जिसको हम लोकतंत्र का पर्व कहते हैं, उस रूप में मनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वोट दें, ताकि
हमें सही सरकार चुनने का मौका मिले। मैम, आप सुबह से यहाँ वोट डालने आए हैं, तो कैसा लग रहा है अभी, क्योंकि मतदान का मध्य प्रदेश में अलग ही क्रेज बना हुआ है? मतदान बहुत ज़रूरी है, सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज मतदान करने के लिए। हमने काफ़ी दिनों से इस तारीख का वेट किया है कि छुट्टियों के बाद एक छुट्टी स्पेशली इसके लिए डेडिकेटेड होती है, तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि आज मुझे मतदान करने का मौका मिला है। मैं देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर इस मतदान में अपना हिस्सा दें, अपनी भागीदार बने, क्योंकि ये हमारे आसपास के डेवलपमेंट के लिए यही ज़रूरी है। तो जहां आज 17 नवंबर मतदान को लेकर लोगों में क्रेज बना हुआ है, एक्साइटमेंट बना हुआ है, उत्साह बना हुआ है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहां से नाराज होते जा रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है। मैम, आपका नाम क्या है? नुपुर बारंगे। नुपुर मैम का जो है, नुपुर जी का जो नाम है वो वोटर पर्ची से कट चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कैसा हुआ? देखिए मैडम, मेरे फादर कभी 6 महीने यहाँ रहते हैं, कभी 6 महीने मेरे साथ रहते हैं। उसके बाद बगैर मेरी परमिशन के कनौजिया जी ने वोटर आईडी से नाम काट दिया। मैंने कोई लिखित में आवेदन भी नहीं किया था तब भी। जी, तो अभी आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका वोटर पर्ची से नाम कट चुका है? तो अब मैं बहुत निराश महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ 15 किलोमीटर दूर से वोट डालने आई हूँ। बिल्कुल, तो 15 किलोमीटर से वोट डालने आई हैं और काफी निराश महसूस कर रही है कि मैं आके वोट नहीं डाल पा रही हूँ। मैं बिल्कुल से आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं बेंगलोर से आया हूँ वोट डालने के लिए, खास करके क्योंकि मेरा घर यहीं पे है, सब कुछ यही है। मैं चाहता तो बेंगलोर का भी एड्रेस चेंज करा सकता था आधार में, मैंने नहीं कराया क्योंकि मुझे भोपाल का एड्रेस है मेरा, इसलिए मैंने कहा मैं भोपाल में रह के अपना वोट भोपाल में डालूंगा ना, क्यों डालूंगा मैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, तो ये सवाल इनका है कि किस बेस पे हमारा वोटर पर्ची से नाम काटा गया, तो काफी निराशा भी देखने को मिल रही है। जैसे कि हमारे साथ जो थे उन्होंने कहा कि ये बेंगलोर से आए हैं स्पेशली वोट डालने, पर आज ये वोट नहीं डाल पा रहे हैं। वोट डाल दिया, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी, नफरत की दुकान बंद होगी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है, आप भी जानते होंगे। नफरत और मोहब्बत का पैगाम की लड़ाई है, लेकिन मोहब्बत की हमेशा जीत होती है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है था माहौल, और वोट डालना चाहिए और सबको मोहब्बत होना चाहिए। आपने? जी डाल दिया। डाल दिया। कैसा माहौल, कैसा, सर्दी गर्मी क्या है? नहीं, गर्मी है अभी, सर्दी तो नहीं। माहौल गर्म है, ठंडा है, अच्छा है माहौल, व्यवस्था। आपने डाल दिया वोट? मौसम जो है हल्का ठंडा है, लेकिन वोटरों में उत्साह है। अच्छा, और पब्लिक चेंज है, हिस्सा लेंगे लोग, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उत्साह है पब्लिक में। एक तरफ पब्लिक में उत्साह है, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि शाम 6 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान होगा, उस पर सारी चीज़ें निर्भर करेंगी कि मतदान का प्रतिशत का किस ओर जाता है। यदि बहुत ज़्यादा प्रतिशत होता है तो फिर राजनीतिक के जो विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक के चाणक्य हैं, उनका विश्लेषण क्या कहता है। आर.के. शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूँगा अंतिम प्रतिक्रिया पूरे चुनाव को लेकर के, और मतदाता जो कह रहे हैं, जो ये चीज़ें भी कहीं कहीं आ रही है कि मतदाताओं की जो नाम थे पहले थे अब काट दिए गए हैं, तो इसके पीछे भी कई बार बताया जाता है कि राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक साजिश रहती है, तो इसको लेकर के आपका अभिमत क्या है? जहाँ तक मतदाता सूची में अपडेशन का काम है, तो ये निश्चित रूप से मेरा भी मानना है कि जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, हाँ, उनको डोर टू डोर जाके इस चीज को जिन्हें वेरीफाई करना चाहिए। पर होता क्या है कि एक गली में बैठ गए जी, और जो भी 2-4 लोग मिले उनसे पूछ लिया, भैया ये कहाँ है या नहीं है। हाँ। अब जो बताने वाले हैं, अगर उन्होंने दुर्भावनावश या जानकारी के अभाव में जी कुछ भी गलत जानकारी दे दी, तो ऐसे समय में वो जो वोटर लिस्ट अपडेट करने वाला कर्मचारी है, वो उन पर्टिकुलर मतदाताओं के नाम काट देता है। हाँ। जो वैधानिक रूप से उनके अधिकारों का हनन भी है और उसके शासकीय कार्य में लापरवाही भी सिद्ध होता है। और इससे कहीं न कहीं हमारे देश को भी नुकसान होता है। जैसे अभी आपके जो इन रिपोर्टर ने बताया कि आदमी बेंगलोर से आ रहा है भोपाल, और वोटिंग नहीं कर पा रहा। हाँ। इसके लिए जवाब दे कौन? हाँ, तो मेरा एक सुझाव है चुनाव आयोग के लिए है, किसी पार्टी को नहीं है, कि इस टाइप से अगर कोई केस आता है, तो ऐसे मतदाताओं को टेम्परेरी मतदान करने की कुछ सुविधा प्रदान करना चाहिए। जी बिल्कुल।
सही कहा आपने कि ये वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और एक बात और यहाँ जो सामने आ रही है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के या इस पूरी जो तस्वीरें हमारे सामने है कि मतदाता में रुझान तो है, एक तरफ मोहब्बत की दुकान कही जा रही है, एक तरफ नफरत की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ ये बातें आ रही हैं कि बहना जो है मध्य प्रदेश की लाडली बहना गेम चेंजर हो सकती हैं। युवा मतदाता जो पहली बार चुनाव में मतदान करने वाले हैं वो क्या भूमिका निभाने वाले, ये तमाम चीज़ें हैं। देखना होगा कि शाम तक मतदान का प्रतिशत कितना बढ़ता है, पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा होता है या कम होता है, इस पर बहुत सारी चीज़ें होंगी। हालांकि बिंदुओं में चर्चा कर सकते हैं पर समय का अभाव है, चर्चा को विराम देंगे। नितिन दुबे जी, आर के शुक्ला जी, जयराम तिवारी जी, सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात जो आ रही है 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की और 2533 प्रत्याशी, इनके भाग का फैसला आज शाम 6 बजे ईवीएम में कैद हो जाएगा। प्रत्याशियों का प्रचार कितना असर कर पाया है ये 3 तारीख को चुनाव परिणाम बताएंगे। और क्या वास्तव में प्रत्याशियों ने मतदाताओं के मन पर कोई छाप छोड़ी है, और जो बात कही जा रही है कि मतदाता ने जो साध रखा है, मतदाता ने जो सोच रखा है, वो चीज़ अब उजागर होने वाली है। और ये राजनीतिक पार्टियां मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 2 दलों के बीच मुख्य मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और अन्य दलों के प्रत्याशियों की क्या स्थिति होने वाली है, वो क्या भूमिका निभाने वाले हैं इस चुनाव में, ये 3 तारीख के परिणाम हमें बताएंगे। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।